अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो, सलाम सर। कैसे हैं बासिम? अल्लाह का शुक्र सर आपने। बस एक 5 मिनट ज़रा। ओके सर। अच्छा जी, किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। सर ये 4 तारीख के बाद क्लासें हुई हैं नहीं सर? क्योंकि कल भी मैं आया था तो क्लास नहीं थी। क्या मतलब? सर कल मैं इस पे लॉगिन हुआ था आईसीएमए की वेबसाइट पे और चल नहीं रहा था यहाँ से। आप कहाँ से हो? सर क्वेटा से। कल कल तो मैंने क्लास ही नहीं ली। परसों ये तो मैंने संडे को बता दिया था। संडे को क्लास हुई है, मंडे को क्लास हुई है और आज क्लास है। संडे वाली सही क्लास में सर। थे तुम? जी सर था। सर ट्यूसडे को क्लास नहीं होगी अभी? नहीं, तो मैंने बताया तो था। सही है सर। इस ट्यूसडे को नहीं हुई और अगले ट्यूसडे को भी नहीं होगी। ठीक। लेकिन इसलिए मैं संडे को लेता हूँ ताकि वो पूरी हो जाए। सही है सर। सर ये एक चीज बताएं। जी पूछिए। सर जो हायरार्किकल डेटाबेस है, ये सही है? ये भी टॉपिक से हटके। सर ये सिर्फ 2 मिनट के लिए सर बता दें, क्योंकि मैं रिवीजन कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी क्लियर नहीं है चीज। बोलो बोलो बोलो।
सर हायरार्किकल और रिलेशनशिप में सर आपने बताया था कि हायरार्किकल और नेटवर्किंग में जो है, हायरार्किकल में जो है ना, हायरार्किकल में पेरेंट, एक चाइल्ड की पेरेंट नोड नहीं होती बता है, देता हूँ, मैं बता देता मल्टीपल हूँ, मैं जी बता सर। देता हूँ। जो सबसे पहला है वो हिरार्किकल है, जी टाइमलाइन के हिसाब से। उसके बाद नेटवर्क मॉडल आया था, और फिर आया था रिलेशनल, जिसको RDBMS कहते हैं। जो जी हिरार्किकल था उसके अंदर वन टू मैनी रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है। सही है सर। अच्छा, वन टू मैनी का मतलब होता है कि अ पेरेंट कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रन। सही है। ठीक है। बट अ चिल्ड्रन कैन हैव ओनली वन पेरेंट, दिस इज वन टू मैनी। हम्म। लेकिन इस मॉडल को जब प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिप्लॉय किया गया तो बहुत इरेगुलरिटीज आई, प्रॉब्लम्स आई। तो उन्होंने कहा कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम करो। तो नेटवर्किंग मॉडल के अंदर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को अलाउ किया गया। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड हिरार्किकल मॉडल। दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर हैं। सही है सर। ठीक है। लेकिन फर्क क्या है? एक में वन टू मैनी है, दूसरे में मैनी टू मैनी, मैनी टू अच्छा मैनी सर, नहीं है। रिलेशनल में मैनी टू मैनी है? हाँ, अब मैं बताता हूँ रिलेशनल में क्या बुनियादी फर्क है। रिलेशनल में जो स्ट्रक्चर ऑफ डेटा है वो ट्री स्ट्रक्चर से कन्वर्ट होके आ गया टेबुलर फॉर्म में। दैट वाज सही द है। डिफरेंस। लेकिन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इज स्टिल देयर। रिलेशनल में है मैनी टू मैनी। हाँ हाँ, मैनी टू मैनी तो अब अगर यूं समझो, इस बात कभी भूल जाओ तो यूं समझो कि अगर प्रीडिसेसर में है, मतलब जो सांप का है, अगर उसमें है तो आगे क्यों खत्म कर देंगे? सही है, नई ठीक है चीज सर। इंट्रोड्यूस होती है ना, तो और पुरानी चीज रहती है। तो रिलेशनल में है। फर्क क्या है? आप ट्री स्ट्रक्चर से टेबुलर स्ट्रक्चर में जा रहे हैं। सही है समझ आई? सर। जी ओके। जी। और कोई सवाल? नहीं सर, यही सवाल है। ओके। यार मैंने तुम लोगों को असाइनमेंट दी थी, उसका क्या किया तुम लोगों ने? हाँ, उमर सवाल पूछें। सॉरी। जी उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वासिम। सर मैंने ये पूछना था, जब हम आईएएस ऑडिट करते हैं उमर एक आईएएस। मिनट। जी उमर एक सर। मिनट। बासिम, ये क्या कहते हैं, फैसलाबाद से कोई इश्यूज हैं क्या कनेक्टिविटी में? नहीं सर, कल और आज वैसे ही ना सर्वर डाउन था थोड़ी देर के लिए, सुबह भी नहीं चल रहा था हेड ओके। ऑफिस का ना। वेबसाइट इन्होंने ना अपनी वो चेंज किया, अपडेट किया, तो उसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं। ओके। क्योंकि तो वैसे जो कुछ स्टूडेंट जिनको इशू था उनको मैंने पर्सनली लिंक भेज दिया था व्हाट्सएप पर। अच्छा, क्योंकि वो लेट आए और ये कि पूछ रहे थे, मैंने कहा चलो पता नहीं, मेरे एंड पे तो कोई इशू नहीं था। एनी हाउ, चलो ठीक है, क्लियर हो गया। ओके। ओके सर। अभी ये जो है आप लोग के यहाँ क्लासेस कब तक हैं? सेंट कैंपस में शुरू हुई है दोबारा अभी? नहीं सर, कैंपस में नहीं, अभी अभी कैंपस में नहीं शुरू हुई। ऑनलाइन की लास्ट डेट 15 है। 15 है। हाँ, और जो कैंपस में हो रही थी वो हमने 25 तक ना कर दी थी सारी वाइंड अप, हाँ दिसंबर तक में। हाँ, वो तो मैं तो कर रहा था वो कोचिंग ऑनलाइन, वन टू वन भी। अच्छा, जी दूसरा जी। ये कि अच्छा, ये नंबर ऑफ ये जो लेक्चर्स है तो शफीक साहब के पास होगा ना, शफीक से पूछ लूंगा जी कितने सर। रह गए प्रॉब्लली। अच्छा, हमारे पास 10 दिन है, प्रॉब्लली 2 वीक्स हैं बस। ये 15 है लास्ट डेट ना। ओके। चलो ठीक है। मैं आपके पास रिकॉर्ड है कि कितने आवर्स हो गए हैं? शफीक साहब ने मुझे बताया था, मुझसे कि मिसप्लेस हो गया। सर एक्चुअली क्लाउड की एक्सेस उनके पास है, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आपको ओके, बता नहीं सकता हूँ। ठीक ठीक है, मैं पता कर लेता हूँ। ठीक हो गया, थैंक यू। जी उमर, सवाल पूछिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम आईएएस ऑडिट करते हैं उसके अंदर हम हम्म, ये चीज़ ऑडिटर कंफर्म ये चीज़ भी करता है कि मतलब कि बिजनेस पीस टाइम में कैसे परफॉर्म कर रहा है और डिजास्टर में भी। कैसे परफॉर्म कर रहा है मतलब? मतलब कि हम बिजनेस की मतलब परफॉर्मेंस देखते हैं कि वो सर्विसेज जो कस्टमर्स को दे रहा है वो पीस टाइम में दे रहा है और डिजास्टर में भी परफॉर्म कैसे कर रहा है।
अच्छा चलो, ये इसमें कुछ इस पूरी बात में कहीं पे कोई झोल है। सर चलो मैं ये आगे बेसिकली बात करो, पूछना सवाल चाह पूछना रहा हूँ चाहो। कि बीसीपी बीसीपी उसकी ऑडिट वजह क्या और है, मैं आईएस इस ऑडिट बात में पे डिफरेंस क्या होता है? इस बात पे इसलिए रुका हूँ क्योंकि परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना ये बेसिकली ऑडिटर का काम नहीं है एज सच। ठीक है। हाँ, ऑडिटर का काम है कंप्लाइंस चेक करना। हाँ, अब अगर मैनेजमेंट ये कहे कि परफॉर्मेंस, हमने इस साल की परफॉर्मेंस का टारगेट रखा है 91%। ठीक है। अब ऑडिटर पे लाजमी है कि ऑडिटर चेक करे कि हाँ, जो परफॉर्मेंस है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, वो जो आपकी डिजायर्ड परफॉर्मेंस है उसको कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। हमारा काम परफॉर्मेंस चेक करना नहीं, इन अदर वर्ड्स हमारा काम परफॉर्मेंस कंप्लाइंट है या नहीं, ये चेक करना है। अब सवाल पूछो। जी सर। सर बीसीपी ऑडिट और आईएस ऑडिट में क्या डिफरेंस होगा? बीसीपी के ऑडिट में और आईएएस ऑडिट में क्या फर्क है? जी सर। एवरी बीसीपी ऑडिट इज एन आईएएस ऑडिट, बट एवरी आईएएस ऑडिट इज नॉट अ बीसीपी ऑडिट। ठीक है सर। इट्स अ सबसेट ऑफ दैट अम्ब्रेला टर्म। आईएएस ऑडिट के अंदर देयर आर मल्टीपल एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज वन ऑफ द एरिया, software change management is another area, business continuity planning is another area, physical access is another area, IT governance is another area, risk assessment is another area, asset management is another area, right? Services जी delivery सर। is another area, resource utilization, IT resource utilization is another area. So there are multiple domains, right? जी सर। अगर हम किसी एक सब एरिया को ऑडिट कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि वो उस सब एरिया को ऑडिट करने का मतलब पूरा आईटी ऑडिट हो गया। नो, कभी हम डेटाबेस मैनेजमेंट को ऑडिट कर रहे होते हैं, कभी हम टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को ऑडिट कर रहे होते हैं, कभी हम ऑपरेशंस का ऑडिट कर रहे होते हैं, कभी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ऑडिट कर रहे होते हैं, कभी हम बीसीपी का ऑडिट कर रहे हैं, कभी हम डिजास्टर रिकवरी का ऑडिट कर रहे हैं, कभी हम क्वालिटी इश्योरेंस का ऑडिट कर रहे होते हैं। तो आई होप ये सब समझ आ गई बात। जी सर। क्लियर। जी सर। राइट, और कोई और सवाल? सर परसों आपने एक बात बताई थी कि जो हम आईटी ऑडिट करने के दरमियान जो इवैल्यूएशन, एक हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो फाइंडिंग्स के लिए यूज होता है, हम्म। और एक हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो हम पूरे प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, मैनेज करने के लिए, मैनेजिंग द प्रोसेस। तो सर इस टेक्निक को भी हम कैट टेक्निक में शामिल करेंगे? दूसरी वाली को? दूसरी वाली को? जी सर। यस, हम कह सकते हैं क्योंकि वो हमारे, अच्छा, तुमने अच्छा किया ये बताया। इसमें मैं कुछ और ऐड कर दूं। जो पहली वाली अप्रोच तुमने बोली थी, वो जी हम सर। उसको मतलब जो पहली वाली अप्रोच में टूल्स आते हैं, ठीक है, वो टूल्स जी सर। हम अप्लाई करते हैं ऑडिटी पे, ऑडिटी इन्वायरमेंट जी में। सर। ये सही है। क्लियर? अच्छा, जब हम अपनी ऑडिटिंग फर्म में होते हैं तो जिस तरह मैंने बताया कि ऑडिट पे जाने से पहले हम प्री ऑडिट प्लानिंग करते हैं, ऑडिट का स्केड्यूल बनता है, टीम फॉर्मेशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एलोकेशन होती है, रिपोर्टिंग हम ऑडिटिंग फर्म में वापस आके करते हैं। तो ऑडिट पूरा, जो एक ऑडिट जब शुरू होता है, शुरू होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं ऑडिटी की साइट पे चला गया। ऑडिट शुरू होता है जब मेरे पास कोई ऑडिट रिक्वेस्ट आ जाती है। और जब सर तक मैं प्लानिंग से ऑडिट शुरू होता रिपोर्ट, है ना? नहीं, ऑडिट रिक्वेस्ट आ गई ना, ऑडिटी जी सर। रिक्वेस्ट करता है ना हमें कि भाई आके ऑडिट कर लो। जी सर। तो जब जिस दिन हमारे पास वो रिक्वेस्ट रिसीव होती है, उसके बाद से लेके जब हम रिपोर्ट सबमिशन कर देते हैं, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। कुछ एक्टिविटीज हम ऑडिटिंग फर्म में कर रहे होते हैं, अपने इन हाउस कर रहे होते हैं, और कुछ एक्टिविटीज हम कहाँ कर रहे होते हैं? ऑडिटिंग
कि ऑफ प्रीमिसेस ऑडिटिंग कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिटी की प्रीमिसेस में कर रहे होते हैं। अच्छा, जी सर। जो एक्टिविटीज हम ऑन कैंपस कर रहे हैं, ऑन कैंपस से मेरी मुराद ऑडिटिंग फर्म है, उनकी एग्जीक्यूशन और कंट्रोल और प्लानिंग और मॉनिटरिंग हम कर रहे होते हैं वहीं से बैठ के। वो एक्टिविटीज जो हमने ऑडिटी की प्रीमिसेस में करनी है, एग्जीक्यूशन वहां हो रही होती है, लेकिन उसकी भी प्लानिंग और रिपोर्टिंग कहाँ हो रही होती है? वापस बैक टू होम। जी सर। तो इस पूरे साइकिल को, एक ऑडिट साइकिल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उनकी ऑटोमेशन और मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं ऑडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और ये जी ऑडिट सर। ऑडिटिंग फर्म के लिए बहुत जरूरी है। तो यस, ये डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ऑडिट ऑडिट प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगी। डू यू एग्री? डायरेक्ट नहीं, जी सर। इनडायरेक्ट ऑडिट प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगी। एग्रीड? यस सर। तो ये कैट है, यस। लेकिन लोग इसको, मतलब किताब में अमूमन ये तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये ऑडिट टूल है, लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, ज्यादातर मोस्टली कैट में वो चीजें पढ़ाई जाती हैं जो एक्चुअल ऑडिट ऑन फील्ड हम यूज कर रहे होते हैं। लेकिन देर आर सॉफ्ट कंपनीज आ गई हैं जो कि पूरे के पूरे ऑडिट साइकिल को ऑटोमेट करने के लिए काम कर रही होती हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जरा सर्च करो। जी सर। सर्च किया? सर सर्च किया, मुख्तलिफ आए हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ सर्चेज में आए थे जो मतलब के पेबल थे, कुछ ऐसे थे जो मतलब के फ्री ऑफ कॉस्ट थे। तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ही बताए थे, कहा था। लेकिन मेरा मकसद जी सिर्फ सर। ये था कि आप जब एक चीज को तलाश करेंगे तो आपको कुछ नाम मिलेंगे। अगर आप जी याद सर। ना भी रखें, आपकी नजर से गुजर जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप उनके फीचर्स को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि हाँ यार, ये काम भी ऑटोमेट हो सकता है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। और फिर ये कि जब आप दो तीन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो आपको कंपैरिजन में एक ग्लोबल सेट मिलेगा, सुपर सेट, के हाँ यार ये फीचर्स तो ऑटोमेट हो रहे हैं। तो मेरा मकसद उन सॉफ्टवेयर्स को तलाश करने का ये था ताकि आपको ये पता चले कि हम आईटी आईटी से दूसरों की तो ऑटोमेशन कर रहे हैं, क्या ऑडिटर खुद अपनी ऑटोमेशन करते हैं या नहीं करते? जी सर। तो इसलिए मैंने कहा था कि जरा ढूंढ के मुझे बताओ कौन सा अच्छा ऑडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अभी मैं एक से एक करके पूछता हूँ, तुमने ढूंढा कोई? मुझे बताओ। सर मैंने मुख्तलिफ सर्चेज की थी, बेसिकली वो क्लास मुझे आपकी ली थी देखो, परसों मुझे ये वाली नहीं में। कहना कि कितने सर्च किया, मुझे बताओ ए बी सी, ये तीन नाम है, मैंने ये सिलेक्ट किया, टू द पॉइंट। सर अभी सिर्फ निकाले थे, मतलब कि उसमें से बेस्ट नहीं देखा। एक जेन सूट थे और बेसिकली ट्रैक अरबीन, मीडियम, मुख्तलिफ मतलब अभी बिल्कुल। निकाले। ओके, फिर हम ये कल बात करेंगे। बिल्कुल कंक्लूसिव बात करो, टू द पॉइंट, कि हाँ यार ये मैंने निकाले, ये सर इसकी फीचर्स है, मुझे ये जी अच्छा सर। लगा, ये मैंने इसलिए सिलेक्ट किया और ये मैंने सिलेक्ट नहीं किया। आई एक्सपेक्ट अ गुड आंसर फ्रॉम यू। नाउ आई विल आस्क यू टुमारो, जी सर। और इन द नेक्स्ट क्लास आई मीन टू से। जी अब्दुल्ला, ढूंढे? जी सर। अब्दुल्ला बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक ठाक सर, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। यार अच्छा, मुझे ये बताओ जरा कि किसी का सबको एक तो पता नहीं, अच्छा चलो ये मुझे याद कराना अब्दुल्ला, आखिर में एक सवाल पूछना है मुझे। एक्स, बस याद दिलाना, शेयर से सवाल पूछना है, शेयर से रिलेटेड। आगे चलो, ठीक है सर। बताओ कौन सा ओके ढूंढा। सर। ये तुम, ये जब ऑनलाइन आते हो सफे क्यों पलटते हो भाई? बता दिए अगर, वहीं से पहले निकाल के रख लिया अगर। सर ये ओपन सोर्स साइबर सिक्योरिटी इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट के आपने कहा था कि कोई भी तीन चार नाम बताओ, सेलेक्ट। नाम 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 नाम, ये मुझे पता है मैंने क्या कहा था। सर ओपन ऑडिट, ब्लैक डक सॉफ्टवेयर, एक मिनट, जीसीपी एक ग्लोबल मिनट, और अरे भाई एक मिनट, बाकी सब भी सुन रहे हैं। पहला कौन सा है? सर ओपन ऑडिट। ओपन ऑडिट, ओके, गुड चॉइस। उसके बाद?
सर सेकंड वन है जीसीपी ग्लोबल। जीसीपी ग्लोबल, ओके। सर थर्ड जो है वो ब्लैक डक सॉफ्टवेयर। ब्लैक, ब्लैक डक सॉफ्टवेयर। ओके। ये तुमने लगता है उस वेबसाइट से ढूंढे जिन्होंने खुद 10 सॉफ्टवेयर लिख के लिस्ट लगाई हुई थी। आगे बताओ। अच्छा, सर लास्ट में जो है वो साइनोसिस है। स्पेलिंग करो। SYNO हम्म, PSYS। ओके। इनमें से कौन सा बेहतर लगा तुम्हें? सर मुझे तो ये वाला बेहतर लगा, ओपन ऑडिट। उसकी कोई खास वजह? कोई वीडियोस देखी इसकी, रिव्यूज पढ़े इसके? कोई एक सर फीचर जो तुमने जिसने तुम्हें एक दो इंस्पायर रिव्यूज किया हो कि हाँ पढ़े। बाकी तीन में नहीं थे? सर ये ओपन ऑडिट एप्लीकेशन जो है ये आपको आपको एग्जैक्टली ये बताती है कि व्हाट इज इन योर नेटवर्क, हाउ इट इज कॉन्फ़िगर्ड एंड व्हेन इट चेंजेस। लेकिन अगर मैं नेटवर्क को ऑडिट ही नहीं कर रहा, मैं बीसीपी को ऑडिट कर रहा हूं, देन क्या ये फेल हो जाएगी एप्लीकेशन? नो नो सर, पर ये जो है ये मुझे ज्यादा रिलायबल लगी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आंसर किसी को दूसरे को कायल करने के लिए काफी है? सर हो हो सकता है मेरे से अच्छा किसी ने कोई किया हो। नहीं, मैं किसी से अच्छा नहीं पूछ रहा, तुम अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारे आंसर ने तुम्हें कायल किया? कि ओपन ऑडिट में तुमने कहा चार बताए, ओके आई एग्री, चार लिस्ट ढूंढ लिए। फिर तुमने कहा कि पहला वाला मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो आपको नेटवर्क की कंप्लीट पिक्चर देता है। लेकिन नेटवर्क की कंप्लीट पिक्चर में कहीं ऑडिट का कोई सवाल नहीं है। दूसरी बात, क्या बाकी तीनों में वो फीचर नहीं था तुमने ढूंढा? जिस फीचर सर की बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि ओपन ऑडिट मुझे अच्छा लगा, क्या वो फीचर बाकी तीनों में नहीं था? सर बाकी तीनों में उस तरह नहीं था जिस तरह इसमें था। मसलन क्या चीज बाकियों में थी और इसमें बाकियों में नहीं थी और इसमें थी? कोई एक पिन पॉइंट, नेटवर्क में और क्या चीज थी जो इसमें थी बाकियों में नहीं थी? इसका मतलब क्या है? कि अभी रिसर्च कंप्लीट नहीं थी। यस सर, अभी मैंने इतना डीपली नहीं किया, बस वो जी। थॉरोली इतना बस। नहीं, इतना डीपली नहीं, डीपली किया ही नहीं। अब मुझे कल इसका कन्विंसिंग सॉलिड आंसर चाहिए। क्यों? कॉर्पोरेट सेक्टर में ये नहीं होता कि मैंने कल टाइम नहीं लगाया था। दे नीड अ गुड आंसर। यस सर। देर इज नो इनकम्प्लीट आंसर, ओके। कल मुझे लॉजिकल रीजनिंग के साथ आंसर चाहिए। वाई? गो टू द यूट्यूब, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, वहां पे उसकी रिव्यूज देखें, ट्राई एनी अदर फोरम्स, इसको अच्छी तरह खंगालें और फिर मुझे बताएं कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगा। ओके ओके, सर। ओके। जी आमना सदाकत, तुम लोग मुझसे कोई सवाल पूछते हो, मैं कभी इनकम्प्लीट जवाब देता हूं तुम लोगों को? आमना, आयशा, अगर नहीं किया कम से कम आके तो ये बोलो कि हाँ नहीं किया। यस सर, मैंने किया। मैंने जी बताइए आयशा। सर मैंने लिखे हैं, एक ओपन ऑडिट है, ओके, एक जेन सूट, गुड। स्पेलिंग बताएं ताकि बाकी को पता चले। जी, GENSUITE। ओके, नेक्स्ट। एक AD ऑडिट प्लस। ए टी, टी फॉर टर्की, राइट? AD सर।
ADD फॉर डेनमार्क, ओके, ऑडिट प्लस, और क्वालिटाइज। ये भी अच्छा सॉफ्टवेयर है। TYZE के साथ है या TIZE के साथ है? TYZE। ओके। और एक नेट्रिक्स, NETWRIX। W, WRIX। ओके, इनमें से सबसे बेहतर कौन सा लगा? सर इनमें से मैंने एक AD ऑडिट प्लस किया है और एक जेनसूट। क्यों? क्योंकि इनमें जो थे ना, इनके मतलब इनके फीचर्स ज़्यादा थे, इनके मतलब फंक्शन ज़्यादा थे इनमें। बाकी में ये सारे ऑप्शंस नहीं थे किसी में। मतलब फॉर एग्जांपल किसी में रिस्क एनालिसिस नहीं था और किसी में वर्क फ्लो मैनेजमेंट नहीं था, लेकिन AD ऑडिट प्लस में सारे थे। और ये एप्लीकेबल था बिजनेस साइज, स्मॉल बिजनेस साइज में भी, मीडियम AD बिजनेस ऑडिट और। प्लस, यस सर। ओके, मतलब SME के लिए भी अच्छा है और MNC के लिए भी अच्छा है, यस सर। मल्टीनेशनल कंपनी के लिए भी अच्छा है और SMEs के लिए भी अच्छा है, ओके। और इसके जो और मतलब फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, इसमें ऑडिट प्लानिंग भी करता है ये। हम्म ऐसे हो सकता कंप्लायंस मैनेजमेंट, हम्म और इसे फाइल मैनेजमेंट और रिस्क एनालिसिस और वर्क फ्लो मैनेजमेंट। ओके, दैट इज द गुड जो आंसर, राइट, ओके। इसका और मतलब है जो कि बाकियों में नहीं थे। अच्छा, ये आपने वाकई इसको स्क्रूटनाइज किया है कि बाकियों में ये नहीं थे? यस सर, मतलब बाकियों में ये सारे ऑप्शंस नहीं थे। ठीक जैसे है। जेन सूट जो था वो सेकंड नंबर पे था, उसमें ये सारे थे लेकिन उसमें फाइल मैनेजमेंट नहीं थी। फाइल मैनेजमेंट, मतलब फाइल मैनेजमेंट के अलावा बाकी सारे थे जेन सूट में। ओके, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके जो बाकी फीचर्स हैं वो इसके उन फीचर से ज्यादा अच्छे हों, लेकिन एनी हाउ इट्स अ गुड आंसर। और इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन आप देना चाहें? और जो मतलब डिवाइस सपोर्ट इसमें लिखा हुआ था, ये मुझे इतनी समझ इसकी नहीं आई, लेकिन ये लिखा था कि ये जो डिवाइस सपोर्ट करता है उसमें विंडोज है, मैक हम्म, और हम्म, लिनक्स, एंड्रॉइड और आईफोन और आईपैड्स। हाँ, इसका मतलब ये ये मतलब है डिवाइस है। कि मैं बता देता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलता है। लाइक अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सारा प्लेटफॉर्म विंडोज बेस्ड है तो ये विंडोज पे चलेगा। अगर आपके सारा प्लेटफॉर्म एप्पल बेस्ड है, एप्पल का जो एप्पल मशीन्स होती हैं उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको कहते हैं मैकिंटॉश, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये उससे भी कंपेटेबल है। तीसरा, बास कंपनीज के अंदर ना विंडोज यूज होता है ना एप्पल यूज होता है, बल्कि वहां पे लाइनिक्स यूज होता है। ये जो तीन हैं, ये तीन मशहूर कंप्यूटर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर के, आई रिपीटेड, लाइनिक्स। लाइनिक्स जो है ओपन सोर्स है, ये बहुत मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी या आपने शायद नाम सुना हो यूबंटू, या आपने कभी नाम सुना हो लाइनिक्स, या आपने कभी नाम सुना हो रेड हैट लाइनिक्स, या आपने कभी नाम सुना हो यूनिक्स। यूनिक्स इसका पुराना नाम था, अब ये रेड हैट लिनक्स हो गया है। इसको बाज लोग जो हैं वो यूबंटू के नाम से भी जानते हैं, कुछ इसको फेडोरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये मुख्तलिफ इसके फ्लेवर्स हैं, एक सेंटोस इसका फ्लेवर है। बहरहाल इट्स अ वेरी गुड ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ये कमर्शियल नहीं है। कमर्शियल से मुराद ये है कि ये लाइसेंसिंग नहीं है। तो बहरहाल माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का हमें पता है कि विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट के हो गए। एप्पल की जो मशीन हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को मैकिंटॉश कहते हैं। ओके, अब ये तीन हो गए डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। अब मोबाइल के उसमें आ जाएं तो मोबाइल के जो दो मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक है एप्पल जिसको जो कि iOS है, और दूसरा आपका सैमसंग है, सॉरी, ये दूसरा आपका एंड्रॉइड। एंड्रॉयड है। तो ये अमूमन दो मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो वो कहना ये चाह रहे थे, या वो जो सॉफ्टवेयर वाले हैं वो ये बताना ये चाह रहे हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किसी डिवाइस पे चलेगी। अच्छा, अब प्रोडक्ट डिवाइस पे चले इसके लिए ज़रूरी है कि वो डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेटिबल हो। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि भाई हम हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेटिबल। तो टेक्नोलॉजिकल कंपेटिबिलिटी जो है वो एक क्या कहना चाहिए, सेलिंग पॉइंट होता है आपका, जिसकी बेसिस पे आप अपने कंपटीटर्स को compete करते हैं। कि अब जिस तरह हमने एक प्रोडक्ट बनाई, तो जब हम उसको एग्जीबिशन में लेके गए तो वहां पे जिस पॉइंट की बेसिस पे लोगों ने हमारी प्रोडक्ट को परचेज किया, दैट वाज द मेन पॉइंट, कि हम ये हमने ये चीज उनको पिच की, या हमने ये चीज उनको प्रेजेंट की कि भाई हमारा जो है वो विंडोज कंपेटिबल भी है प्रोडक्ट,
और लाइनक्स कंपैटिबल भी है, तो इट्स फॉर ऑल। तो ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात ये? यस सर हो। ओके, थैंक यू वेरी मच आयशा, गुड गुड रिस्पॉन्स। अच्छा जी, उसके बाद हैं आमना सदाकत, अभी तक नहीं आई। आमना, मुबशिर अली, उमर। यस सर। आपने की रिसर्च? अच्छा, तुमसे तो बात हो गई मेरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है अभी? सर। एनी बात कर रही हूँ। अच्छा जी, बताइए। सर मैंने 2 सॉफ्टवेयर पे सर्च किया था। एक जेनसूट एक पे ए, किया था ए, और एक एक ट्रैक एक पे। मिनट, एक मिनट नहीं, अभी मैं उनसे बात कर रहा था, मुबशिर से। मैं आपकी तरफ आता हूँ। ओके ओके। सलाम सर। वालेकुम सलाम जी मुबशिर। क्या नहीं है, कल तक मैं आपको फाइनल दे दूंगा रिपोर्ट। क्या कह रहे हैं? सर कल तक मैं कर लूंगा इसको फाइनल। क्या नहीं है हो अभी। गया मुबशिर, ठीक है। एहसन, अम, अमरीन। सर मैं कल कर लूंगी कंपाइल, थोड़ा सा कौन? इनकम्प्लीट है। असल मुझे नाम तो बता रही हूँ मैं, वो बहुत सारे लोग लिस्ट में शो हो रहे थे, मुझे ये नहीं पता चल रहा था कौन बोल रहा है। आपका नाम अमरीन या आयशा? अमरीन। ओके, आप अमरीन हैं, ठीक है, ओके अमरीन। जी आयशा, आपने तो बता दिया राइट? यस सर बता दिया। ओके। अच्छा जी, बाबर शहजाद। जी जुल्करनैन। तैयब। ये जो इनफिनिक्स नोट 7 कौन है? जी सर, मोहम्मद दानियाल। अस्सलाम जी वालेकुम सर। दानियल, जी आपने सर्च किया? जी सर, अभी डीपली तो नहीं किया, लेकिन जस्ट सॉफ्टवेयर के नाम ही बस चेक किए हैं। कल तक बताओ, मुकम्मल कर लूंगा डीपली। नाम बताओ। एडी ऑडिट प्लस सर जी, ओपन ठीक है। ऑडिट, जेन सूट, और तीसरा जो ये क्वालिटाइज, QUALITYZE। अच्छा, ये चार तो ठीक है। अच्छा चलो, चलो ठीक है, इसको जरा डीपली सर्च करो, फिर मुझे बताओ कौन सा पिक किया आपने। अच्छा, ठीक होगा। अब आपने जो ये, क्योंकि आयशा ने भी पहले बताएं, आप अपनी लिस्ट में से एडी ऑडिट प्लस निकाल दें। सर मैं निकाल लूँ? हाँ, आप अपनी लिस्ट से निकाल दें, बाकियों का कंपैरिजन करके आप बताएं, क्योंकि हम उसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है दोबारा उसको डिस्कस करने का, वो फिर नेटफ्लिक्स। प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। ठीक हो गया सर जी। ठीक है, थैंक यू जी। एनी बताइए। जी सर, अभी जैसे आप बोल रहे थे कि वो जेनसूट अभी एक और फीमेल है जिन्होंने डिस्कस किया है, तो सर अगर मैंने एक और सर्च किया हुआ है जेनसूट के अलावा है ट्रैक मीडियम, और अगर कौन मैं सा? चूज करती हूँ तो मैं इसी के साथ जाऊंगी सर, ट्रैक मीडियम। ट्रैक मीडियम, ओके। हम्म। अच्छा, एक चीज मैं पहले आपके बताने से पहले एक चीज बता दूं, कि मोस्टली जिस तरह अभी शुरू में मुझसे उमर ने या शाहरोज ने पूछा था कि ऑडिट जो है उसके जो कैट टूल्स हैं, वो जो ऑडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है क्या वो कैट में आता है, तो मैंने आंसर दिया था हाँ आता है। तो आपको दोनों दो तरह के सॉफ्टवेयर अमूमन मिलेंगे। कुछ वेंडर्स जो हैं वो दोनों फीचर्स को एक ही जगह पे रखते हैं, कुछ जो है वो अलग अलग करके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं। तो बताने से पहले आप अगर ये कंक्लूड करना चाहें तो ये बता सकते हैं कि मैंने ऑडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को सर्च किया ज़्यादा, या मैंने फोकस मेरा किस पे था, ऑडिटिंग के ऊपर। बहरहाल चलें, जी नहीं बताइए। सर मैं ट्रैक मीडियम के साथ इसलिए जाऊंगी कि ये जेनसूट से ज़्यादा बेटर है। वो इसलिए कि सर एक तो ये कंप्लायंस बेस्ड तो चलो कर ही रहा है, जैसे वो कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस पे फोकस कर रहा है और कंप्लायंस को लेकर चल रहा है। लेकिन हम्म। सर जो ट्रैक मीडियम है ये फैसिलिटेट कर रहा है आपको ऑडिट के कंप्लायंस रिगार्डिंग टू आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे ISO 9001, ISO 14001। और इसका जो हम्म। सबसे बेस्ट फीचर मुझे लगा सर वो ये है
कि जैसे आजकल हम लोग हर चीज में मतलब ये चाहते हैं कि हम लोगों को हर चीज जैसे ना फिंगर टिप्स पे मिल जाए, या आप ये कह लो कि हर चीज हमारे लिए इतनी ज्यादा इजी हो कि हम उसको इजीली असेस करें। तो सर ये वाला जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए इजीली असेसेबल होगा मोबाइल पे, टैबलेट, और मतलब ये इन दोनों के लिए बहुत इजीली और फ्रेंडली सॉफ्टवेयर लगा है मुझे, इसलिए देखो मैं इसको चूज करूंगी ज्यादा। ओके, अगर मैं इसको जो एक होता है, दो बातें होती, एक होती है एक्सेसिबिलिटी और जी एक सर। होती है यूजेबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी के लिए डिपेंड कर हाँ रही सर। होती है, एक्सेसिबिलिटी डिपेंड कर रही होती है आपके कम्युनिकेशन के ऊपर, और जी सर। यूजेबिलिटी डिपेंड कर रही होती है आपकी सॉफ्टवेयर की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर। जी सर। जी ठीक सर। है, तो बाजुकात सॉफ्टवेयर की एक्सेसिबिलिटी में इशू नहीं होता, बल्कि कम्युनिकेशन लिंक की कनेक्टिविटी या उसकी स्ट्रेंथ में इशू होता है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर की एक्सेसिबिलिटी में इशू आता है, नंबर वन। या बाजुकात सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन में इशू होता है, जिससे उसकी एक्सेसिबिलिटी में इशू आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो आपने बात कही कि हमें फिंगर टिप्स पे सब चीज़ें चाहिए, तो आजकल उस टेक्नोलॉजी को बेसिकली अगर किसी को, अगर कोई जानता है तो शायद कोई एग्री करे, उसको हम कहते हैं डैशबोर्ड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन की जो विजुअलाइजेशन है ना, वो जितनी अच्छी होगी, टॉप मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग उतनी ही आसान होगी। आपने कभी शायद ये सुना हो कि ये कोविड की जो एनसीओसी है, ये मीटिंग करती है, तो इन्होंने अक्सर दफ़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहा है कि हमने एक ऐसा इंटीग्रेटेड पोर्टल बना दिया है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन हो गई है, और उससे कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन हमारे डैशबोर्ड पे आती है, जिससे तमाम स्टेक होल्डर्स को डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। तो कहने का, अगर तो आप, तो एक तो दो बातें होंगी, तो एक तो ये है, अब इसको मैं तीन बातों में कर रहा हूँ, एक है एक्सेसिबिलिटी नंबर वन, दूसरी है इंफॉर्मेशन की विजुअलाइजेशन, और तीसरी है उसकी यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी का मतलब होता है ईज ऑफ यूज, सॉफ्टवेयर को यूज करना कितना आसान है, वो कितना इंट्यूटिव है, ये है ईज ऑफ यूज। और दूसरा है इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन, वो क्या है कि एक सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का जो तरीका कार है, वो बहुत उम्दा है, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, जैसे मैंने कुछ अर्से पहले आप लोगों को ये एडवाइस की थी कि आप लोग अपनी टूल्स के ऊपर जितनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करोगे, आपके लिए उतना फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे वो लोग जो एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हैं, बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, उनके लिए मैंने एक एडिशनल सॉफ्टवेयर बताया था पावर बीआई के नाम से, जिसका सबसे अहम फीचर बेसिकली क्या है कि उसके अंदर जो चीज़ बाकियों से मुख्तलिफ है, वो इंफॉर्मेशन की विजुअलाइजेशन है। अगर इंफॉर्मेशन की विजुअलाइजेशन इंटरेक्टिव होगी, कंप्रहेंसिव होगी, अच्छी होगी, तो वो हमें ज़्यादा बेहतर इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगी। तो ये दुनिया इस वक्त इस चीज़ को मान चुकी है कि इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी, देन इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन हेल्प्स इन बिजनेस इंटेलिजेंस एंड गुड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग डिपेंड कर रही होती है बिजनेस इंटेलिजेंस पे, और इंटेलिजेंस हमें जो मिलती है, उसमें बहुत बड़ा रोल इंफॉर्मेशन की विजुअलाइजेशन का है। तो यस, शायद अब आपके लिए इन तीनों सॉफ्टवेयर्स में कंपैरिजन करना आसान हो जाए इस बात से। तो शायद मैं आपकी बात से ये समझाऊं कि जो ट्रैक मीडियम है वो यूज़र फ्रेंडली भी है, और शायद उसमें इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। सर कोई भी सॉफ्टवेयर है वो तब तक हमारे लिए मतलब हम जितना मर्जी इसको कॉस्टली ले लें, जितना मर्जी इसको अच्छा ले लें, लेकिन जब तक हमें चलाने के लिए सर अभी हाँ। जितना आजकल जैसे हर चीज मतलब आप कह लो कि बहुत ज्यादा फास्ट होती जा रही है, तो बजाय इसके कि सर हम लोग लैपटॉप्स और ये सारी चीजें लेके जाएं और हमें सेल पे अगर इजीली कोई सॉफ्टवेयर इस तरह से अवेलेबल हो कि जो हम्म, यूज करने में इजी हो और हर तरीके से हम लोग उसको कर हम्म। सकें, तो आप मतलब बेहतर जानते हैं कि हम बिल्कुल ज्यादा सही। प्रेफर उसी अच्छा, को ये करें। जो फीचर है, ये जो आपने बात की कि वो क्या कहना चाहिए, मोबाइल पे भी आ जाए, इसको हम कहेंगे पोर्टेबिलिटी। कि वो पोर्टेबिलिटी। किसी, हाँ, डाट या टेक्नोलॉजिकल कंपेटिबिलिटी, कि वो जिस तरह अभी आयशा ने भी बात की कि ये जो है सॉफ्टवेयर एडी ऑडिट प्लस, वो टेक्नोलॉजिकल कंपेटिबल है, एप्पल के साथ भी चलता है, लाइनक्स बेस्ड भी है, विंडोज बेस्ड भी है। तो अब वो तो उन्होंने क्या फोकस किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेटिबिलिटी। जी सर। ये तो लोग सर किसके मैंने ऊपर ये चीज फोकस कर रहे फोकस हैं, की।
ये लोग फोकस कर रहे हैं डिवाइस कंपैटिबिलिटी, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ों को इस तरह से देखना है। कुछ लोग सॉफ्टवेयर बनाते वक्त अपने जहन में क्या आइडिया रखते हैं कि हमने सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी रखनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो उनको प्लेट हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी रखते हैं कि भाई वो किसी भी हार्डवेयर पे चले, मोबाइल पे चले, किसी भी मोबाइल पे चले, या किसी भी क्या कहना चाहिए टैब पे चले, या एंड्रॉइड उस पे चले, डेस्कटॉप पे चले, वट एवर ये चीज़ है। तो बहरहाल ओके, योर सिलेक्शन इज गुड। तो ट्रैक मीडियम, अब देखें आज हमें 3 लोगों ने बताया, तो इससे ये पता चला कि ओपन ऑडिट या एडी ओपन ऑडिट जो है वो 3 में से 2 लोगों ने बताया, एडी ऑडिट बल्कि तीनों ने बताया, अभी तक 3 लोगों ने मुझे चीजें बताई, एडी ऑडिट प्लस 2 लोगों ने बताया। अच्छा, इसके अलावा ट्रैक मीडियम, ये अब हमें नई नई चीजें पता चल रही हैं। दैट वाज माय पॉइंट कि ये जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है इससे क्रॉस इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, जो एक ने नहीं देखा वो दूसरे को भी फायदा होगा। तो बहरहाल गुड एफर्ट बाय दोज 3। पहला किसने मुझे बताया था? पहला अब्दुल्ला ने बताया था, लेकिन अब्दुल्ला ने स्टिल ही हैज टू वर्क ऑन टू गिव मी गुड सॉलिड रीजंस। आयशा ने अच्छा डिफेंड किया और एनी ने अच्छा डिफेंड किया। बाकी बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बिलाल। सर लास्ट 2 क्लासेस में मैं नहीं था, इसी वजह से अभी पता चला कि आपने असाइनमेंट दिया हुआ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं सर। वैसे असाइनमेंट क्या, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं सब कुछ बता दूंगा। ओ गुड, अच्छा जी, चलें, दैट्स गुड। शाहरोज, उमर, ये जितने सवाल पूछते हो ना, अब इतने मेरे सवाल का जवाब भी देना जरा। ओके सर। चलो जी सर। मैं कह रहा था कि जितने सवाल पूछते हो तो अच्छे, खैर आई आई रियली अप्रिशिएट कि तुम सवाल पूछते हो, अच्छे सवाल पूछते हो, उसमें कोई शक नहीं है। और ये कि आप इसको सही सर्च करके मेरे सवाल का जवाब सही देना आप। जी सर। ओके, अच्छा, एक इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, वो ये कि आप में से ये जो शेयर्स होते हैं उसके बारे में किसी को इंफॉर्मेशन है? अगर मैं एक चीज़ पूछूं, एक चीज़ होती है उसको कहते हैं राइट शेयर्स, एनीवन अगर पता है तो यस बोल दें, वरना हम आगे चलते हैं। सर मुझे पता। नहीं, एक तो किताब की बात है, ये किताब कॉर्पोरेट लॉ वाली में बात। पढ़ा है सर मैंने। हाँ सर वैसे मैंने भी किताब में पढ़ा है। सर मैंने कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ा है, मेरी नहीं, क्लियर है एक तो कॉर्पोरेट लॉ। चलो, अच्छा चलो, मैं राइट शेयर्स तो ये है कि किसी कंपनी ने इन्वेस्ट बगैर इंटरेस्ट के लोन लेने के बगैर वो अगर कैपिटल जनरेट कराना चाहती है स्टॉक मार्केट में, तो वो राइट शेयर्स ऑफर कर देती है। जी सर। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन है? सर असल में राइट शेयर का ये वो नहीं होता सर पर्पस। राइट शेयर का पर्पस ये होता है सर, फॉर एग्जांपल आपकी वोटिंग राइट है कंपनी के अंदर, सही है सर, ठीक है, आपने एक्सेस शेयर इशू कर दिए। अच्छा मैं ओके, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक सवाल पोर्ट्रे कर देता हूँ। ये जो हमारा KC 300 इंडेक्स है, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, स्टॉक ट्रेडिंग के हवाले से, जी जी। जो राइट शेयर्स है उसकी जो उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कब करनी चाहिए और कब उससे क्विट करना चाहिए? वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, इसके बारे में मालूमात है? कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए सर उसमें? सर ये कब नहीं उससे मुझे निकलना चाहिए? राइट शेयर में हो हाँ सर, ये नहीं पता। ओके ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब उसका राइट शेयर, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कंपनी बताता हूँ, आप लोग उसको स्टडी करना और मुझे बताना नेक्स्ट सेक्शन में अगर कुछ समझ आ जाए। शेल पाकिस्तान कंपनी का नाम सुना है? जी जी। ओके, इसकी स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे जाओगे, वहां जाके उसके अनाउंसमेंट्स में अदर्स में एक अनाउंसमेंट होगी कि उसने राइट शेयर ऑफर किए हैं, जी सर। और उन्होंने पूरा स्केड्यूल दिया है कि हम कब ऑफर करेंगे, कब उसकी ट्रेडिंग शुरू होगी, कब उसकी सब्सक्रिप्शन ऑफर होगी। राइट शेयर ऑफर करने से पहले उसकी जो वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू, दैट वाज 294। अब वो जब से उसने राइट शेयर अनाउंस किए तो उसकी मार्केट की वैल्यू हो गई है 210 215। तो मेरा सवाल ये है कि ये नीचे गिरावट क्यों आई, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब ये अपनी ट्रेडिंग शुरू कर देंगे दोबारा, तो क्या ये शेयर की वैल्यू जो पहली वैल्यू थी दैट वाज 294, क्या उसको टच करेगी या नहीं करेगी? सर मैं इस पे थोड़ा सा आपको कुछ बताऊं। मैंने हाँ। आपको बताया था ना वो हमारे कस्टमर थे ऑयल से रिलेटेड,
सर अभी अगर ऐसा कोई बंदा ये शेयर लेने का सोच रहा है तो अभी मत ले, क्योंकि अभी वो गिर रहे हैं। अभी इनकी इवन के पॉलिसीज भी ऐसी आई हैं कि सर आप ये देखेंगे ये शेल का एक मतलब जो बल्क में जो लोग इनसे उठा रहे हैं वो उनको एक्स्ट्रा चीजें दे दे के वो उठवा रहे हैं कि ये उठा लें हमारा पुराना माल। जिस वजह से इनके शेयर्स भी मजीद अभी गिरेंगे। अभी 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 स्टार्टिंग में इनके कोई राइट ऑफ शेयर्स मत लें। नहीं, अगर किसी के पास पहले से मतलब सब्सक्रिप्शन है, फॉर एग्जांपल किसी के पास वो एक सर हजार अभी के, इसकी प्राइस हाई जाएगी, सर इसकी प्राइस अभी हाई ये सर जाएगी। जिसके अभी पास पहले इन्होंने सब्सक्रिप्शन होती है उसे जनवरी लेनी पड़ती है सर राइट शेयर्स, नहीं तो अगर फॉर एग्जांपल आपके 10% वोटिंग पावर है कंपनी के अंदर, सही है सर, सर और वो न्यू शेयर जनवरी ऑफर और कर रही है। फेब्रुअरी में शाहरुज एक मिनट एनी मुकम्मल कर ले, फिर मैं पूछता हूँ। हाँ जी। सर जनवरी और फरवरी में इनकी ये आ रही है, जैसे हम लोगों का होता है ना, जैसे पैकेजेस होते हैं, इनके पैकेजेस आने हैं। ये फेब के बाद सर इनके जो है शेयर्स अप जाने हैं। उन पैकेजेस में इन्होंने सर बहुत से कार्ड्स ही ऑफर कर देते हैं पेट्रोल के, और मतलब काफी चीजें होती हैं। उस हिसाब से इनके शेयर्स भी ऊपर जाते हैं फिर फेब के बाद। फेब के बाद। नहीं, अगर आपकी अभी होल्डिंग जनवरी में पावर है, फॉर एग्जांपल जी अगर सर। आपकी होल्डिंग पावर है, ठीक है, इफ यू हैव द होल्डिंग पावर एंड आपके पास, जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 शेयर्स हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मेरे पास 1000 शेयर्स हैं तो वो मुझे ऑफर करेंगे 100% उतने ही शेयर्स, राइट शेयर्स, लेकिन उसकी प्राइस होगी तकरीबन 98 रुपीज। सर वो आपको डिस्काउंट में देंगे ना, हाँ, तो वो लेने चाहिए क्योंकि नहीं आप लेने ऑलरेडी चाहिए? उनके शेयर होल्डर्स हैं। तो आप ले लेना सर, क्योंकि वो फेब में जाके आपको ज्यादा फायदा देंगे। ओके, लेकिन जो ओरिजिनल शेयर्स हैं वो तो मतलब 294 पे थे, वो अब आ गए 210 पे, तो क्या अब वो दोबारा अपनी ओरिजिनल प्राइस रिटेन सर कर पाएंगे? सर जब वो आपसे वापस लेंगे ना, मतलब आपने जो भी इनको वापस करेंगे या जैसे भी जो भी आपने सोचा होगा, फेब के बाद ये ऊपर जा रहे हैं बहरहाल, जो मुझे जितना पता चला है। और ये जो राइट ऑफ में जितने भी ये डिस्काउंट में दे रहे हैं ना, इसके भी पूरे प्राइस मिलेंगे बाद। ओके, ठीक हो गया, जी सर। गॉट इट। ठीक है जी शाहरुज। सर राइट शेयर का असल पर्पस होता है वोटिंग पावर सर। मतलब ये एडिशनल शेयर जब इशू करती है ना सर कंपनी, तो सर फॉर एग्जांपल आपके पास अभी 10% शेयर है ना, अब इन्होंने जो है ना फर्दर शेयर इशू कर दिए सर, ठीक है। जब फर्दर शेयर इशू होंगे ना तो सर अब शेयर की जो टोटल वॉल्यूम है ना वो ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से आपकी जो परसेंटेज है ना टोटल, वो अब 9.5 या 9.6% हो गई। तो अब कॉर्पोरेट लॉ में लिखा हुआ है कि जो मतलब कोई एक सर्टेन परसेंटेज होती है तभी वो जाके मेंबर बन सकते हैं। तो 10% अगर उसके पास पावर होगी ना वोटिंग, तो तभी वो मेंबर बन सकता है, तभी वो जाके वोट मतलब एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है और वोटिंग पावर अपनी एक्सरसाइज कर सकता है किसी भी मीटिंग में। तो ये राइट इशू का सबसे पहले पर्पस होता है सर। ओके, ठीक है, समझ गया, ठीक हो गया, चलें, दैट्स गुड। ओके, अब हम आगे चलते हैं। कल मैंने हमने जो लोग नहीं थे, मैंने चैप्टर 9 शुरू कराया था, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, और कल मैंने तकरीबन, कल से मुराद मेरे जो लास्ट लेक्चर था उस पर मैंने एक्सपोजर्स बताए थे, तकरीबन 15 एक्सपोजर्स हम लोगों ने लिस्ट डाउन किए थे। मैं इस स्क्रीन को ओपन कर लेता हूँ, उनमें से काफ़ी हद तक मैंने शायद डिस्कस कर भी लिए थे, जो रह गए हैं वो मैं भी कर लेता हूँ। ये तुम लोगों की क्लास, इट्स अ गुड क्लास, आई रियली लाइक कि ये लोग सामने होते हैं और मैं इंटरेक्टिव सेशंस रखता तुम लोगों के साथ। जस्ट होल्ड अ मिनट। सर जी जी सर शेयर से रिलेटेड एक बात बतानी थी, पूछूं आपसे? पूछ रहे हो, बता रहे हो? सर मेरा भाई ना बताना चाह रहा हूँ और जी पूछना भी चाह बताइए, रहा हूँ। बताइए। सर मेरा भाई ना इधर अवेंसियन में ऑडिटर था, एज अ मतलब जीटी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव था, ऑडिटर। तो उन्होंने पॉलिसी में मतलब लिखा हुआ था कि वो मतलब कि शुरू में उन्होंने शेयर्स की प्राइस डाउन की थी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी किया हुआ था कि शेयर्स की प्राइस अप होगी, मींस के 40 का था 44 पे होना था वो। तो सर उसमें मतलब कि फायदा भी था अगर परचेज कर लेते, तो एज अ ऑडिटर मतलब कि वो तो ऑडिटर की बेस पे गया, तो वो क्या वो शेयर्स खरीद सकता था? कंपनी के शेयर्स? जी सर। सर मींस के एवेंसियन का वो ऑडिट करने गया था, लाहौर में कंपनी है एवेंसियन, तो उन्होंने अपनी नहीं, वो पॉलिसी में लिखा हुआ था मींस के ऑलरेडी, वो। जी हाँ, सर। उसमें मतलब इन अ पर्सनल कैपेसिटी की बात कर रहे हो? जी जी। हाँ, तो ऑडिटर खरीद सकता है।
अनलेस एंड अनटिल वो जो ठीक है। शेयर ऑफ वो, अगर कोई ये ना हो कि उसमें कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन ऑडिटी दे रहा हो और उस इनसाइड इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट वो इनसाइड इंफॉर्मेशन जो है वो ऑडिट पे अफेक्ट कर रही हो, तो गलत है। अदरवाइज वो तो उसका सर वो पर्सनल इनसाइड शेयर है। इंफॉर्मेशन में से ही पता लगा ना कि हाँ, ये 44 का तो होने वाला शेयर, नहीं तो ऑडिटर को कैसे पता लगेगा? नहीं, वो जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है वो उनको पता चल गई, कैसे पता चली? क्या ऑडिटर ने खुद दी? एक बात, सर उन्होंने खुद ही दी होगी, अब जाहिर वो बात है। उन्होंने क्यों दी? वो चाह ये रहे थे कि आ, वो ऑडिट पे इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे वो इंफॉर्मेशन दे के। सर इन्फ्लुएंस की तो स्टोरीज काफी हैं, मतलब कि ना ये पेप्सी फैक्ट्री और काफी है, मतलब जैसे आप इन्फ्लुएंस की बात करते हैं ना, वो तो मतलब कि काफी है वो, मतलब कि अपनी रिपोर्ट जनरेट करवाने के लिए लालच बिल्कुल देते हैं, गलत और है, मतलब बिल्कुल कि गलत है, बिल्कुल साइन गलत है। करवाने के लिए हाँ, बहुत बड़ी बड़ी ना वो मतलब कि ऑफर्स होता है, करते हैं बिल्कुल कि होता है, आप ये बिल्कुल होता है। फोन ले इनसाइड लें, ये रख इंफॉर्मेशन, लें, वो लेकिन रख लें। देखो, अगर वो इनसाइड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उन्होंने मांगी तो नहीं ना ऑडिटर ने, पहली बात। अगर वो खुद दे रहे हैं नहीं सर। और उसके बाद वो ऑडिट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर लेते हैं, तो उसमें ना उन्होंने पूछा, ना उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को ऑडिट पे असरअंदाज होने दिया, दैट्स गुड। तो मकसद ये है कि कोई चीज ऑडिट के प्रोसेस पे असरअंदाज ना हो, आप इम्पार्शियल रहें, ऐसे ही है। इंडिपेंडेंट, दैट इज द मेन पॉइंट। जी सर। और अब आपने को अगर किसी ने इंफॉर्मेशन दे भी दी है, तो आप ड्यूरिंग ऑडिट अगर मजीद वो इंफॉर्मेशन को रेखते हैं, देन यू आर एट द रॉन्ग साइड। आपने सिर्फ जी लिसन कर सर। लिया, दैट्स इट। लेकिन अब आप उसके अंदर डेप्थ में जाना चाह रहे हैं कि अच्छा कितना बेनिफिट होगा और आप मुझे क्या फैसिलिटेशन दे सकते हैं, और मैं उसके उसके मुकाबले में आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट विल समथिंग दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, वो गलत है। जी सर। तो ऑडिट का जो ऑडिटर जो है ना, वो मैं कहता हूँ वो एक तरह का मुंसिफ होता है, उस पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। मतलब अदल जो है ना, इट्स इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जी जॉब, जी। इट्स नॉट इजी टू मेंटेन दी क्रेडिबिलिटी। ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप इंसाफ कर रहे हैं ना, बेसिकली आप कंप्लाइंस या नॉन कंप्लाइंस, आप अगर किसी नॉन कंप्लाइंस को कंप्लाइंस कर रहे हैं या किसी कंप्लाइंस को नॉन कंप्लाइंस कर रहे हैं, तो आप अदल तो नहीं कर रहे। जी तो ये बड़ी सर। भारी जिम्मेदारी है अगर सोचें तो। डिपेंड करता है, मतलब बंदा हाँ, बंदा कोशिश अपनी करे पूरी तरह और पूरी एनर्जी के साथ जाए, और ये जरूरी है, फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। आजकल प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग मोबाइल यूज कर रहे होते हैं ऑडिट के दौरान। कोशिश ये करनी चाहिए कि यार बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ फोकस होके आप ऑडिट करें, दिल से ऑडिट करें तो पर। हाँ, लेकिन ऑडिट करने के दौरान माइंड में ये इंटेंशन ना हो कि भाई मैंने गलतियां पकड़नी है, इस सोच से ऑडिट नहीं का। ऑडिटर अगर इस सोच से जा रहा है कि मैंने गलतियां पकड़नी है, तो ये नहीं है। ऑडिटर का काम गलतियां पकड़ना नहीं है, ऑडिटर का काम जो है वो कंप्लाइंस के बारे में ओपिनियन बिल्ड करना है। बेसिकली कंप्लाइंस है या कंप्लाइंस नहीं है। क्लियर? हेलो, ये स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके, ये 1 2 3 4 7, ओके 8 तक मैंने कर 7 तक मैंने करा दिया था। अब हम आगे चलते जी सर। हैं। ईव्स ड्रॉपिंग, ईव्स ड्रॉपिंग बेसिकली किस क्लियर। चीज को कहते हैं? जी सर। ईव्स ड्रॉपिंग, जी जी, कोई पूछ रहा है सवाल? ओके, ओके। पिगी बैकिंग मैंने बताया था कि पेपर में आ सकता है। पिगी बैकिंग का मतलब ये होता है कि कोई अनऑथोराइज शख्स किसी ऑथोराइज पर्सन की आड़ में किसी सेंसिटिव लोकेशन की एक्सेस हासिल कर ले, इसको कहते हैं पिगी बैगिंग। ये फिजिकल भी हो सकती है और ये लॉजिकल भी हो सकती है। मतलब ये कि मैं
अगर अपने डाटा सेंटर में जाता हूँ तो हमारे ऑफिस में डाटा सेंटर में हर एक को एक्सेस नहीं होती, जो ऑथोराइज लोग होते हैं सिर्फ उनको एक्सेस होती है। अब अगर मैं डाटा सेंटर में दाखिल होने लगा हूँ तो पहले मैं अपना बायोमेट्रिक कराता हूँ, उसके बाद मैं दाखिल होता हूँ। अब बायोमेट्रिक मैंने वेरिफिकेशन करवाई, दरवाज़ा खोला, मैं जितनी देर में अंदर गया दरवाज़ा बंद होने लगा। वो जो टाइम है जिसमें दरवाज़ा बंद हो रहा है, उतनी देर में अगर कोई और शख्स भी उस डाटा सेंटर में दाखिल हो जाता है, भले वो एम्प्लॉय है लेकिन वो एक मेलिफाइड इंटेंशन के साथ वहाँ दाखिल हो जाता है, तो इसको कहेंगे पिगी बैकिंग। और यही चीज़ हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं कि एक शख्स जो है वो ऑनलाइन अपनी ऑथेंटिकेशन करता है। ऑनलाइन पिगी बैकिंग करना बहुत मुश्किल होता है रिलेटिवली, तो वहाँ पे कोई शख्स जिसको हम मैन इन मिडल कहते हैं वो सेशन को हाईजैक करता है और फिर सेशन में दाखिल हो जाता है। इसको बेसिकली हम जिस ही अक्सर ये जो क्या कहना चाहिए, ये जो हम तो जूम का लाइसेंस वर्जन यूज़ कर रहे हैं ना, तो जो बाकी जगहों पे जूम का लाइसेंस वर्जन यूज़ नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई भी शख्स जो है वो क्या कहना चाहिए, वो इस कन्वर्सेशन के अंदर दाखिल हो सकता है। तो बहरहाल इसको पिगी बैकिंग कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी चीज पॉइंट क्या है, ईव्स ड्रॉपिंग। ईव्स ड्रॉपिंग क्या होती है? ईव्स ड्रॉपिंग ये होती है, अगर हम इसको फिजिकली देखें तो ईव्स ड्रॉपिंग ये है कि दो लोग एक कमरे में बात कर रहे हैं और एक तीसरा शख्स जो है वो उनकी बात जो है वो सुन रहा है, या दीवार पे कान लगा के सुन रहा है, जिसको उर्दू में दीवार में कान लगा के सुनना होता है, ये कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो ये मुहावरा वहाँ से है, ईव्स ड्रॉपिंग उसको कहते हैं। इसी तरह अगर हम इसको लॉजिकली देखें कि अगर दो लोग टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन कर रहे हैं और आप क्या कहना चाहिए, आपकी जो केबल है उसमें, क्योंकि जब केबल से सिग्नल गुजरता है तो वो एक्चुअली वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और वो अपने एक लिमिटेड एरिया के अंदर भी इंड्यूस हो रहा होता है। तो अगर मैं किसी केबल के साथ कोई कैचिंग डिवाइस लगा दूं तो वो जिस तरह बाज़ अगर आपने घर में भी देखा होगा कि आपके फ़ोन में अगर नॉइज़ हो तो अक्सर, या क्रॉस टॉक हो रही हो तो नॉइज़ हो अगर लाइन में, तो अक्सर आपको अपने नेबर्स की आवाज़ जो है सुनाई दे रही होती है। तो बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि जो नॉइज है वो इंटरफेयर कर रही होती है और दूसरे का सिग्नल कैच कर रही होती है। तो ये काम कोई डेलिबरेटली भी कर सकता है, तो इसको फिर हम कहते हैं ईव्स ड्रॉपिंग। ये अक्सर बेसिकली क्या होता है कि ये जो जब ख़ास तौर पे किसी भी कंट्री में जो टॉप लीडरशिप है वो बात कर रही होती है, तो कोई दूसरा कंट्री जो है वो बेसिकली उस लीडरशिप की कन्वर्सेशन की स्पाइंग कर रहा होता है ताकि उन्हें इंसाइट मिले कि व्हाट्स हैपनिंग इन दी हाउस ऑफ पावर। तो ये चीज़ जो है ये कॉमन चीज़ है। तो ईव्स ड्रॉपिंग जो है वो, जैसा स्पाइंग एजेंसीज होती हैं वो भी स्पाइंग कर रही होती हैं, तो ये फिजिकली भी हो सकती है और लॉजिकली भी हो सकती है। ये जैसा आजकल लोग व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो खैर व्हाट्सएप के ऊपर तो उन्होंने कहा है कि हम इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन जब ये इनक्रिप्टेड नहीं थी तो इसका मतलब है कि कोई भी उस कन्वर्सेशन को सुन सकता था। अच्छा, स्लैमी सुंडल अटैक क्या होता है? ये बहुत बहुत काफ़ी पुराना अटैक था जो अब नहीं, खैर अब इसको काफ़ी हद तक इसका तोड़ आ गया है। ये बेसिकली क्या था? ये था ये कि जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, एक दफ़ा हुआ ये था, ये बेसिकली रियल इंसिडेंट हुआ था कि यूरोप में किसी बैंकिंग सॉफ्टवेयर में कोई बग आया और उस बग को फिक्स करने के लिए जो बैंक एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टीम को हायर किया। जब वो कंसल्टेंट वहाँ आया, एक था या दो थे, उन्होंने क्या किया, उस बग को फिक्स किया और ये बेसिकली सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है। इसी वजह से फिर सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस बग को फिक्स कर दिया और बग को फिक्स करने के अलावा सॉफ्टवेयर में कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस लिख दी जो कि क्या करती थी कि जब भी उस बैंकिंग सॉफ्टवेयर में, ये जिस तरह आपने मैंने शायद लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि बैंकिंग का हमारे पाकिस्तान में तमाम बैंक्स जो हैं उनके बैकबोन पे एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसको T24 कहते हैं, ऐसे ही है ना? यानी जी सर, T24 ही है। यस। और ये कहाँ की प्रोडक्ट है सर ये आई थिंक चाइना बेस्ड है, या मुझे इसका इतना नॉलेज नहीं है, सॉरी। और दूसरा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो बड़ा एक मशहूर है? माइसिस था, माइसिस।
माइसिस है हाँ। और सर जो सबसे ज्यादा फेमस हर बैंक में होता है वो कैशियर टेमेनोस सिस्टम होता है। नहीं, कैशियर टेमिनस तो कैशियर तो T24 को ही बोलते हैं ना ठीक सर। है हाँ, वही मैं बता रहा हूँ इन लोगों को कि T24 जो है वो बेसिकली टेमेनोस ट्रांजेक्ट होता है, ये सॉफ्टवेयर का एक्चुअल नाम है। ये बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है। और क्या कहना चाहिए, अ, इसको जब आप देखें तो टेमेनोस T24 ये इसका पूरा नाम है, और इसका और इंग्लिश सर में ये पूरा बड़ा नाम है लिमिटेड टेमेनोस। सा सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको हर चीज के लिए असेस लेकिन लेनी तमाम पड़ेगी। हम्म, ऐसा ही है ना सर? हाँ बिल्कुल सही है। हर और चीज के लिए आपको असेस लेनी पड़ेगी इजीली, आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप जो है कभी भी कुछ भी आप मतलब इवन ये कि आपने अगर अपने राइट्स एक बार खत्म करके दोबारा लेने हैं तो उसके लिए भी आपको असेस लेनी पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर बोला जाता है इसको। और ये इसमें कौन कौन सी मोस्टली कौन कौन सी चीजें यूज हो इसके अंदर फीचर्स यूज कर रहे होते हैं? सर बैंक से रिलेटेड तो फिर वही है, वो अकाउंट ओपनिंग हो गया, बैलेंस इंक्वायरी हो गया, डेबिट ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं जो उन क्रेडिट सॉरी उनको ऑथराइज करना होता है। लेकिन कहने का मकसद है कि बैंकिंग ऑपरेशंस की बैकबोन यही सॉफ्टवेयर है ना? सर जी बिल्कुल, आजकल यही चल रहा है। और एक कैशियर सिस्टम है जो हर बैंक में होता है, जो सब कैशियर्स के पास होता है, वो भी ये बहुत कहाँ से ज्यादा आ गया? मतलब सर ये एक नॉर्मल सा मतलब ये कोई इतना खास वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। मतलब ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो जस्ट कैशियर्स के लिए यूज होता है। इसमें ये होता है कि वो लोग मतलब जैसे T24 है ना, इसमें हम्म, सारे टोटल ओवरऑल आ जाता है। अब जैसे से कि मैं ऑपरेशन मैनेजर हूँ तो मेरे पास जो एक TL है उसके राइट्स भी मेरे पास आ रहे होंगे। लेकिन जो कैशियर सिस्टम है उसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन के पास एक ही राइट होगा, और वो अगर डेबिट ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो उसके पास वो राइट होगा, क्रेडिट कर रहा है तो उसके पास वो राइट होगा बस। ये एक बिल्कुल छोटा सा सॉफ्टवेयर आप इसको कह लें कि जस्ट एक काम के लिए जस्ट यूज होता है। ओके। ये मेरे ख्याल से T24 जो है वो IBM की प्रोडक्ट है। एनी हाउ, बहरहाल, तो मैं ये बता रहा था, मैं बता क्या रहा था, हाँ ये ईज ड्रॉपिंग जो है, एक मिनट। तो उन्होंने मैं इसका इस्लामी स्टूडेंट का बता रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि बैंकिंग जिस तरह भी ये कह रही है ना कि ज़रा सी भी चेंज करनी होती है तो वो बेसिकली आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो अब अगर बैंकिंग ऑपरेशंस में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया कि उस सॉफ्टवेयर में चेंज कर दी, और चेंज में ये लिख दिया कि भाई जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो तो ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट उस ट्रांजैक्शन का 0.0001% ऑफ दैट ट्रांजैक्शन अमाउंट इस फला अकाउंट के अंदर क्या हो जाया करे, क्रेडिट हो जाया करे। अब जब भी ट्रांजैक्शन होती थी तो वो उतनी ही अमाउंट, क्योंकि सॉफ्टवेयर में लिख दिया था उन्होंने, और सॉफ्टवेयर ने तो एक्चुअली एज पर इंस्ट्रक्शंस काम करना है। तो उसके बाद ये हुआ कि वो जब भी ट्रांजैक्शन होती थी तो वो अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती थी। तो ओवर वो अमाउंट कहने को तो फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन तो नेग्लिजिबल थी, लेकिन जो बेनिफिशियरी था उसके अकाउंट में तो वो अमाउंट एक्यूमुलेट हो रही थी। तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years के बाद जब ज़्यादा डिफरेंस आया बैलेंस शीट में, तो फिर उन्हें ये पता चला कि भाई ये इसको ट्रेस बैक किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो पता चला कि ये जब सॉफ्टवेयर में बग आया था उसके बाद से ये चीज़ हो रही है। तो फिर उन्होंने जब सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड इंस्पेक्शन किया तो देन दे गॉट टू नो कि देयर इज एन अनऑथोराइज्ड इंस्ट्रक्शन दैट हैज बीन एम्बेडेड इनटू द सॉफ्टवेयर। उसके फिर उन्होंने कहा कि यार ये इसको कहते हैं स्लैमी स्विंडल अटैक। तो इसको इस्लामी टेक्निक भी कहते हैं, कुछ किताबों में इस्लामी स्विंडल भी कहते हैं। भारत तो एक होता है, अगला है नंबर 10 डिनाइल ऑफ सर्विस, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि आपने एक मशीन के ऊपर या एक वेब, आपका एक सर्वर है, आपने, अब होता बेसिकली क्या, मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ कि जिस तरह आप किसी शॉप पे जाएं, आप विंडो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो शॉपकीपर जो है वो इतना इंटेलिजेंट होता है कि ही गॉट टू नो कि यार ये बंदा जो है ये सीरियस बायर है या जस्ट ये सिर्फ फुर्सत के लम्हात गुजारने के लिए हमारे पास आया है। लेकिन जब आप यही चीज़ ऑनलाइन लेके जाते हैं तो वहाँ शॉपकीपर नहीं है, वहाँ वो वेब सर्वर है। अब उस बेचारे वेब सर्वर को नहीं पता कि मेरे पास जो क्लाइंट आ रहा है वो फुर्सत के लम्हात को गुजारने के लिए आ रहा है या वो एक्चुअल रियल बायर है। तो होता बेसिकली क्या है कि इसी चीज़ को, क्योंकि वो इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, तो हैकर्स इसका फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं, वो वेब सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा फेक रिक्वेस्ट
पोस्ट करते हैं। अब उससे होता ये है कि जब सर्वर के ऊपर एक क्या कहना चाहिए फेक लोड आएगा और सर्वर ने हर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है, तो एक टाइम आएगा कि सर्वर जो है वो हाईली ओवरबर्डन हो जाएगा। और उसके बाद उससे होगा ये कि वो इतना ओवरबर्डन हो जाएगा कि जो लेजिटिमेट कस्टमर्स होंगे उनको वो डिनाई कर देगा कि भाई सर्वर जो है वो अभी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में बिजी है, आपको हम थोड़ी देर के बाद सर्विसेज देंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली इंस्टेंटली वो आपको डिनाई कर रहा है। तो ये जो चीज़ है इसको कहा जाता है डिनाइल ऑफ सर्विस। ये ऐसे ही है कि हम सब मिलके अभी इस वक्त क्या करें, पीआईए की तमाम, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हम कर सकते हो, रियल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं कि पीआईए की कल परसों की फ्लाइट जो है वो बुक करा लें। मैं आप सबको कहूँ कि एक मैं करा लेता हूँ, तुम करा लो, एक तुम करा लो, सारे करा लो। अब इवेंचुअली क्या होगा, आप आज अभी ये काम करने से पहले फेयर चेक करें कि परसों इस्लामाबाद टू कराची की फ्लाइट का क्या रेट है, और अभी 10 मिनट के अंदर अगर हम सब वो फ्लाइट्स बुक कर लें तो फिर हम देखते हैं कि उसकी फ्लाइट का फेयर का क्या रेट आता है। तो हमने तो 2 घंटे के बाद उसका टाइम होता है वो एक्सपायर हो जाएगी। तो उन 2 घंटों के दरमियान जो लेजिटिमेट यूजर बुकिंग के लिए आएगा उसको तो मिलेगा कि जी सीट्स आर सोल्ड आउट, लेकिन एक्चुअली सोल्ड नहीं होंगी। ये जो चीज है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेजिटिमेट कस्टमर्स को सर्विसेज देने से डिनाई कर रही है, क्योंकि जो नॉन लेजिटिमेट कस्टमर्स हैं उन्होंने फेक रिक्वेस्ट पोस्ट करके सर्वर को एंगेज कर लिया है। इसको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। अब अगर ये अटैक एक जगह से लॉन्च हो, अगर अटैक की लॉन्चिंग स्टेशन एक है तो हम इसको डिनायल ऑफ सर्विस कहेंगे। लेकिन अगर अटैक का लॉन्चिंग स्टेशंस जियोग्राफिक मल्टीपल हैं और जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस है। डाटा लीकेज क्या है कि किसी सिस्टम से डाटा को दो बातें हैं। डाटा लीकेज का मतलब यह है कि आप पहले अनऑथराइज एक्सेस हासिल करें और फिर इंफॉर्मेशन को लीक करें। दूसरा यह है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है और आप उसको लीक कर दें, तो ये दोनों बातें हो सकती हैं, तो डाटा लीकेज है। अच्छा, कंप्यूटर शटडाउन क्या होता है? ये पहले एक वायरस आया था जिसका काम क्या था कि वो आपके सर्वर को या आपकी मशीन को थोड़ी जैसे ही वो रीस्टार्ट होकर स्टेबल होती थी तो उसको रीस्टार्ट कर देता, इसको कंप्यूटर शटडाउन कहते थे। बहरहाल, अच्छा, ये चीज़ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए तो इतनी पैनिकफुल नहीं है, लेकिन जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं हमारे, उनके लिए मैंने आपसे कहा था कि अगर वो 1 मिनट के लिए भी बंद हो जाए तो उन सर्वर्स को दोबारा अप होने के लिए टाइम लगता है। तो बिजनेस के लिए हमारा जो हम 0.00% डाउन टाइम एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर मैं वेब सर्वर्स को या अपने ई बिजनेस सर्वर्स को शट डाउन कर दूं तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं कि मैं डाउन टाइम इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। तो डाउन टाइम जो है वो इवेंचुअली फिर डिनाइल ऑफ सर्विस की तरफ ले जाएगा। डिनाइल ऑफ सर्विस में तो ये होता है कि सर्वर डाउन नहीं होता, सर्विसेज डिनाई हो जाती हैं। लेकिन अगर हम सर्वर को ही बंद कर दें तो फिर तो बिल्कुल ब्लैक आउट हो गया कि सर्वर भी नहीं चल रहा तो सर्विसेज तो बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं। तो ये चीज़ जो है फिर उसको कंप्यूटर शट डाउन कहते हैं। अच्छा, वाई टैपिंग एसिंक्रोनस अटैक्स बताता हूँ। वाई टैपिंग क्या होती है? वाई टैपिंग ये होती है कि अगेन ये यही है कि कोई शख्स जो है जो ऑनलाइन, एक मिनट मैं अभी कंक्लूड कर लूँ फिर मैं पूछता हूँ, सवाल ले लेता हूँ। तो ये वाई टैपिंग क्या है कि आप कुछ ऐसी डिवाइसेस आती हैं कि उन डिवाइसेस के थ्रू क्या करते हैं कि जहाँ कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू उसको रखते हैं तो वो उस सिग्नल्स को कैच कर लेती है। तो उससे फिर आपको उस कम्युनिकेशन, उस केबल के ऊपर या कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, जो भी डाटा जा रहा है, आप उसको कैच कर लेते हैं। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं वायर टैपिंग। अच्छा, एसिंक्रोनस अटैक मैं अभी बताता हूँ। जी अब बताओ क्या सवाल है? सर कंप्यूटर शटडाउन ये लॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है ना? नहीं, फिजिकल तो बहुत मुश्किल है। फिजिकल तो एक दफा ही होगा, हो सकता है अगर हुआ तो। जैसे तो मतलब फिजिकल तो ये ऐसे ही है कि वो शरारत में जाके सर्वर रूम में जाके सर्वर बंद करके आ जाए, लेकिन ये फिजिकल नहीं होता। इसको हम फिजिकल तस्वर नहीं करते क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है लेकिन इसके बहुत कम चांसेस होते हैं, वरना तो बंदा ही पड़ा रहेगा। आजकल तो इसलिए कैमरे लगाए जाते हैं सर्वर रूम में।
और ये है सर मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू होगा ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन? सब प्रोग्रामिंग, ये सारे जितने मैंने जितने बताए हैं ये सब प्रोग्रामिंग के थ्रू। इसके लिए आपको या तो स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, आप उसको स्क्रिप्ट कह लें, आप उसको सॉफ्टवेयर कह लें, आप उसको प्रोग्राम कह लें, आप उसको रूटीन कह लें, आप उनको इंस्ट्रक्शंस कह लें, आप उनको डीएलएल्स कह लें, अगर आप उसको कुछ भी कह लें। और अगर सर सिस्टम 32 की फाइल अगर डिलीट हो जाए फिर? सिस्टम 32 की कौन सी फाइल डिलीट हो जाए? सिस्टम 32 का तो एक फोल्डर होता है पूरा। जी सर, पूरा फोल्डर अगर डिलीट हो जाए तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा? करके देखो, करो जरा अपना कंप्यूटर, अगर आवाज नहीं आई तो उसका मतलब है कि करप्ट हो जाएगा। सही है सर। अगर डिलीट कर दोगे, जी, अगर डिलीट कर दोगे ये ऐसा ही है कि तो क्रैश नहीं होगा। रीजन बीइंग क्योंकि वो जब आप किसी सॉफ्टवेयर को अच्छा चलो मैं इसको जवाब इस तरह से देता हूँ। तुमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर लिया जी सर। और फिर उसकी एग्जी को डिलीट कर दिया, क्या नेक्स्ट टाइम ऑफिस चलेगा? नहीं चलेगा। सर एग्जीक्यूटेबल जो उसका खत्म हो गया तो खत्म हो गया तो क्या हुआ? इंस्टॉल तो है ना। इंस्टॉल दोबारा नहीं होगा लेकिन। हाँ तो अब तुम अपनी बात चेंज कर ली ना, तुमने पहले मेरी बात का जवाब दो। जी सर ठीक है। ठीक है, इंस्टॉल जिससे इंस्टॉलेशन की है अगर वो डिलीट हो जाए तो इंस्टॉलेशन तो हो गई, अब वो तो सिस्टम में रजिस्टर हो गई तो ऑफिस चलेगा, लेकिन दोबारा इंस्टॉलेशन नहीं होगी, या इवन अनइंस्टॉल भी करना चाहेंगे तो शायद नहीं होगा। सही सर। ठीक हो गया? क्योंकि एग्जीक्यूटेबल हो गया इसका। जी सर। क्या कह रहे हो सर? क्योंकि एग्जीक्यूटेबल खत्म हो जाएगा ना इसलिए। एग्जैक्टली अब हमने एक्सपोजर्स कर लिए हैं। एसिंक्रोनस अटैक, ये पढ़कर आना, गारंटेड तुम लोगों को समझ नहीं आएगी, फिर मैं बताऊंगा। सर लेकिन मैंने पहले पढ़ा नहीं है समझ में, आप बता रहे हैं। नहीं मैं नहीं बता रहा, मैं क्यों बताऊं? अभी मैं कह रहा हूं कि पढ़कर आओ। अगर मैं 15 में से 14 बता सकता हूँ तो आखिरी भी तो बता सकता हूँ ना, मैं जान के नहीं बता रहा, पढ़ के आओ। ठीक। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कहा है पढ़ने को आओ, क्योंकि जब पढ़कर आओगे फिर जहनों में सवाल होगा। अगर मैं पहले बता दूंगा तो तुम नहीं पढ़ोगे, और जो सवाल होगा वो पूछोगे नहीं तुम। अच्छा सर, डाटा लीकेज तो फिजिकल और लॉजिकल दोनों हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकती है। ठीक। बासिम सर 1 मिनट। नहीं जा रहा मैं कहीं। नहीं बासिम सर, वो आपसे 1 मिनट, नहीं 1 मिनट। अच्छा पूछिए। नहीं सर, मुझे पूछना नहीं था। मैंने वो आपके बारे में ही बात की थी। वो बोल रहे हैं कि जब कंपनी राइट ऑफ शेयर्स ऐलान करती है तो उसके ऑर्डिनरी शेयर्स उसी दिन परचेज कर लेना चाहिए, वो मैक्सिमम प्रॉफिट पे जाते हैं बाद में। और एक उन्होंने मुझे कोई नोटिफिकेशन, पता नहीं ये इसी का शेल का शेयर किया है, वो अगर आप मुझे कोई किसने? ईमेल दें तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। सर वो जिनका मैंने आपको बताया था ना, वो एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज में मेरा अपना कजन भी है, और एक वो ऑयल वाले जिनका मैंने आपको बताया था उनसे भी मैंने पूछा है। स्टॉक एक्सचेंज में मेरा अपना कजन है, उसको कोई ये लेटर वेटर पता नहीं क्या आया है इनका शेल की तरफ से, जिसमें उनके राइट ऑफ शेयर 108 पे शायद उन्होंने बोला हुआ है। अगर आप हाँ ईमेल मैं दें तो आपको शेयर कर देती हूँ। क्या कहते हैं, तुम मुझे चैट पे नंबर भेज दो, मैं तुमसे कॉल कर लेता हूँ अभी मैं इसको आपको, इन्फॉर्मेशन लेने के अच्छा, लिए। आपको जो शेयर मेरा करती हूँ। उसके ऊपर, जो मेरा सिर्फ जो मुझे इन्फॉर्मेशन आएगी, जो मैसेज मुझे आया सिर्फ उसमें ऑप्शन आ रहा होता है। वो तो सब कुछ आएगा सर ऐसे तो। अरे भाई सिर्फ मेरे पास आएगा, वो ऑप्शन में आता है। अच्छा ठीक है, मैं मैं कर बासिम से ले देती लेता हूँ। हूँ। बासिम। हाँ, उनके पास है मेरा नंबर। अच्छा और कोई सवाल किसी का प्लीज? सर जी सर वो असाइनमेंट के बारे में बता देना कि आपने कौन सा असाइनमेंट दिया हुआ सॉफ्टवेयर के बारे में। बिलाल तुम किस शहर से हो? सर मैं कराची से। ये तुमने उर्दू बिल्कुल भी नहीं सीखी कराची जाके? नहीं सर उर्दू क्यों सर? अच्छा असाइनमेंट कौन सा है, कौन सी होती है? बहरहाल तुमने करना क्या है कि आईटी ऑडिट के सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई करने। ओपन सोर्स आईटी ऑडिट के सॉफ्टवेयर्स, दो किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक ऑडिट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स होते हैं आईटी ऑडिट के, और एक वो जो कि ऑडिट ड्यूरिंग एक्चुअल ऑडिट एविडेंस गैदरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें से तुम ये काम करो कि सिर्फ ऑडिट मैनेजमेंट
आईटी ऑडिट मैनेजमेंट के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को ढूंढो, उन 3 या 4 उसमें से 2 को शॉर्टलिस्ट करो और मुझे ये बताना है कि तुमने उन दोनों को किन वजूहात की बिना पे शॉर्टलिस्ट किया। क्लियर होगी बिलाल? सर ऑडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स आईटी ऑडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स। क्लियर? ओके सर। बासिम, बासिम किधर गए? ओके जी, आप लोगों में से जाना चाहता है प्लीज यू मे लीव द सेशन। आई एम वेटिंग फॉर बासिम। ये तुम लोगों में से किसी पर बासिम का मोबाइल नंबर है? जी हेलो। हाँ जी, जी सर, मेरे पास है बासिम सर का नंबर, मैं आपको वो दे जरा देती नंबर। हूँ। सर बोल दूँ यहीं पे? हाँ हाँ, बोलो बोलो, कोई बात नहीं। 0333 हाँ 606 3131। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू। ओके।